नमस्कार दोस्तों, संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीआई टैग को पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको पेपर में एक न एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। और इसके साथ में हम लोग 2022 के और 2021 के दोनों में मतलब 2022 और 21 दोनों ईयर्स के जो भी नए जीआई टैग्स हैं उन सबको पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको मैं कुछ स्टैटिक जीके से संबंधित जीआई टैग के जो प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए तो देर ना करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा क्योंकि मैंने विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ाया है तो इसलिए इसको जल्दी करना है कम समय में। तो सीधे अपन लोग टॉपिक पर चलते हैं। जीआई टैग मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीआई टैग। और जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको हिंदी में हम लोग भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं। इसका जो स्लोगन है वो अगर हम हिंदी में कहें तो उसको हम कहते हैं अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो दोनों प्रकार से आपको पूछा जा सकता है इसका स्लोगन, याद रखना। और ये जो है किसी भी जो वस्तु है या कोई भी उत्पाद है उसको कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और ये वर्ल्ड लेवल पर भी दिया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर इसका संचालन कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो आपका, इसकी स्थापना बताया गया आप कहां कब हुई थी? तो 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, ठीक है, गेट के स्थान पे। इसके पहले एक जो समूह हुआ करता था उसका गेट नाम था, तो उसकी जगह पे इसकी स्थापना हुई थी। और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। देशों के मध्य जो व्यवसाय होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो यही क्या करती है? वर्ल्ड लेवल पर जीआई टैग को निर्धारित करती है कि किस देश को किस चीज का जीआई टैग मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ द्वारा। इसके अलावा आपको एक बार बता दूं, अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है तो वो है जर्मनी के पास। किसके पास है? जर्मनी के पास, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को आज फोकस करना है भारत में किस राज्य को जीआई टैग मिला है, किस चीज के लिए, उसको देखेंगे। ये बस केवल आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर आपसे पूछ रहा है कि जो जीआई टैग दिया जाता है वो कब से शुरुआत हुआ, तो आप ध्यान रखना कि भारत की संसद द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट कब पारित हुआ था? 1999। तो 1999 में गवर्नमेंट द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत ये दिया जाता है। और इसको लागू अगर पूछ रहा है कि ये एक्ट लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ? 2003 में। दोनों बातों को ध्यान देना है कि 99 में ये पारित हुआ था, जबकि लागू कब से माना जाता है? 2003 से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको आगे देखो कुछ प्रश्न और दिख रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो होता है वो किसको दिया जाता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, तो ऐसे उत्पाद जिसका उत्पादन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होता है, साथ ही उस उत्पाद में पाई जाने वाली गुणवत्ता या विशेषता उस स्थान की जलवायु से प्रभावित होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज है वो किसी विशेष स्थान पर या किसी विशेष जलवायु में पैदा होती है तब उसको वहां का जीआई टैग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी किसी चीज को जीआई टैग दे दें तो उसका फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, उसकी कोई गुणवत्ता की पहचान, एक विशेष पहचान नहीं रह जाएगी। तो आप इसको ध्यान रखना कि उसकी कोई विशेष पहचान होनी चाहिए, कोई भौगोलिक जो उसकी स्थिति है वो भी होनी चाहिए। और इसके बारे में आप और अच्छे से समझेंगे तो देखो क्या लिखा है। ये मुख्यतः खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों व कुछ हस्तशिल्प उत्पादों, इन सब की गुणवत्ता और इनकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। मतलब ये है, ऐसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझें। मान लो किसी जगह की कोई चीज फेमस है, मान लो जम्मू कश्मीर का केसर है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में ही भारत में केसर जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, उगाया जाता है। और उस केसर की एक विशेषता होती है, बहुत महंगा बिकता है, बहुत गुणकारी होता है, लगभग सोने के दाम का बिकता है। तो अगर कोई ये समझ के कि चूंकि केसर बहुत महंगा बिकता है और कहीं भी ऐसे उगा ले या कोई नकली केसर या कोई भी इस तरीके के केसर लाके और आपको बेच दे और कहे ये है जम्मू कश्मीर का केसर, और आप अगर उस भाव में आपने धोखे में आके खरीद लिया कि चलो भाई जम्मू कश्मीर का केसर बता रहा है, तो आप जब देखेंगे तो उसकी गुणवत्ता जो होगी, उसकी क्वालिटी वो
अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो खरीदने वाला है उसके मन में क्या प्रभाव जाएगा कि जो जम्मू कश्मीर का केसर है वो कोई खास होता नहीं है और ये बहुत बेकार क्वालिटी का होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर के केसर है उसकी गुणवत्ता जो है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर चोट पहुंचेगी, जिससे जो असली जम्मू कश्मीर का केसर बेचने वाला होगा वो भी अगर बेचेगा तो जो लोग हैं वो समझेंगे कि ये तो बेकार चीज है, कोई इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस वजह से ध्यान में रखते हुए कि कहीं किसी चीज को, कोई नकली सामान को और किसी नाम से ना बेचे, इसके कारण से ये सब चीजें शुरू हुई हैं। इससे क्या फायदा होता है, एक तो लोगों को गुणवत्ता युक्त चीजें मिल जाती है, इसके अलावा जो किसान होते हैं वहां के स्थानीय, जो लोग इन चीजों को उगाते हैं ओरिजिनल चीजों को, तो उन लोगों को फायदा भी होता है क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो इन सब कारणों की वजह से जीआई टैग दिए जाते हैं, आप सामान्यतः ऐसा समझ लें। आगे देखते हैं हम लोग, अगर आपसे पूछें कि ये जो जीआई टैग देने वाली संस्था है वो कौन है, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार, और इसका मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई में। ठीक है, और अगर आपसे कहें कि कौन सा मंत्रालय इस सबको मॉनिटर करता है, तो व्यापार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो इन सबको मॉनिटर करता है, और वर्तमान में इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला 2004 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल का एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां की चाय को मिला है। ये आप देख रहे हैं, ये चाय के बागान यहाँ पर लगे हैं, तो ये यहाँ पे जैसे मिला है। आगे आप देखते हैं, अगर आपसे पूछा है अब तक सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त राज्य कौन सा है, तो ये लगभग अभी बराबरी पर चल रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन अगर आपको पेपर में इन दोनों में से कोई भी मिले तो आप लगा देना, अगर दोनों आएंगे तो आपको तमिलनाडु लगाना है, क्योंकि अब तमिलनाडु में इनकी संख्या बढ़ चुकी है, 44 से भी ज्यादा हो चुकी है, तो इसलिए आपको अब तमिलनाडु ध्यान देना है। बाकी ये दोनों ही लगभग आसपास हैं संख्या की दृष्टि से। अभी ये नया प्रश्न अभी हाल ही में बना है 2021 में कि भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहां पे खोला गया, तो ये खोला गया गोवा में। ये गो इधर लग गया और ये गोवा नीचे हो गया है, तो आप इसको ध्यान रखना, गोवा में। ठीक है, गोवा में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम होता है डाबोलिन, तो डाबोलिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर ये जीआई टैग स्टोर खोला गया है गोवा में, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्यों के जीआई टैग, किस राज्य को किस चीज के लिए मिला है। तो एक बार जल्दी से इनको ध्यान रख आप लोग देख लें और इनको याद करना है आपको। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल, अभी हम पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को किसके लिए मिला है, छऊ मुखौटा। छऊ मुखौटा क्या है, तो छऊ मुखौटा जो छऊ नृत्य होता है उसमें जो कलाकार मुखौटा को पहनते हैं, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ये इसका मान लो सर है, ठीक है, तो इसमें ये मुखौटा पहना जाता है एक छऊ नृत्य में। तो ये जो मुखौटा है छऊ नृत्य का, उसको जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल का। और छऊ आपको पता है एक लोक नृत्य है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में होता है, और चूंकि ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल से लगते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर होता है, तो स्पेशल रूप से पश्चिम बंगाल को मिला है छऊ मुखौटा का लोक नृत्य। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, करंट अफेयर में एक प्रश्न और आपको पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, 8। और अभी हाल ही में एक नया शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त करने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो छऊ है। ठीक है, जो छऊ है, छऊ वो 9वां शास्त्रीय नृत्य का इसको दर्जा मिला है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। लेकिन जो भारत में शास्त्रीय नृत्य को रेगुलेट करता है तो वो संस्था होती है संगीत कला अकादमी, जो कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो अभी उसने इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। तो आप ध्यान रखना कि 6वें जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसको मिला है, छऊ को। तो आप ध्यान रखना, छऊ मुखौटा किसको मिला, पश्चिम बंगाल को। इसके अलावा सुंदरवन का जो शहद है, सुंदरवन आपको पता ही है, सुंदरवन कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। तो ये बिल्कुल आसान है। सुंदरवन का शहद जो है एक विशेष प्रकार का शहद होता है जिसमें कि
कम मीठा और औषधीय गुणों से भरपूर शहद होता है, तो इसको भी पश्चिम बंगाल का। अगला जो है सरभजा व सरपुरिया मिठाई, तो एक प्रकार की विशेष प्रकार की मिठाई है पश्चिम बंगाल की, तो इसको मिला है। और एक और मिठाई है मिहिदाना मिठाई, तो इन दोनों को ध्यान रखना आप, सरभजा या सरपुजिया मिठाई और मिहिदाना मिठाई। देखो मैं आपको बताऊं, मैं यहां पर इन सब की विशेषता बताकर आपको और भी जानकारी दे सकता था, लेकिन चूंकि हमें पता है कि जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें कभी भी इनकी गुणवत्ता से विशेष प्रकार से नहीं आता कि ये सरपुजिया मिठाई और सरभुजिया मिठाई क्या है, कैसा है, क्या इसका स्वाद होता है। आपको सीधा सीधा पेपर में यही पूछा जाएगा ये कहाँ का जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इसलिए उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। बाकी जहां पर आवश्यकता होगी कि किसी विशेष, उससे कोई विशेष चीज जुड़ी होगी तो उसकी चर्चा हम जरूर कर लेंगे, लेकिन सामान्यतः हम सब पे चर्चा नहीं करेंगे, उससे समय ही वेस्ट होगा। हम लोगों को यहाँ पे पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है विशेषताओं से कि उसकी क्या विशेषता है, कि क्यों उसको मिला है, ये सब क्योंकि वनडे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये दो प्रकार की मिठाइयां हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग की जो ग्रीन टी और व्हाइट टी है, वो दार्जिलिंग की चाय 2004 में मिली थी, वो अलग है, वो कॉमन चाय है, सामान्य चाय है, लेकिन ये अलग है, ग्रीन टी और व्हाइट टी। आजकल आप देखते होंगे बहुत लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी की बात करते हैं फिट रहने के लिए, वजन कम करने के लिए, तो वही जो है ग्रीन टी और व्हाइट टी, वही आपकी जीआई टैग प्राप्त हुआ है पश्चिम बंगाल का। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब फिजूल की बातें हैं। अकेले ग्रीन टी और व्हाइट टी पीने से फिट नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा कोई भी व्यक्ति। वो बात अलग है कि अगर आप ग्रीन टी या व्हाइट टी तोड़ने के लिए खुद पहाड़ों के बागानों पर जाएं और वहां से तोड़कर लाएं फिर पिएं, तो भले ही आप फिट रह सकते हैं। बाकी अकेले चाय पी पी कर सोचें कि हम फिट रहें, तो ये तो मजाक की बात हो गई है। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉसिल आम, फॉसिल आम को मालदा आम भी कहते हैं। ये कहाँ का है, तो ये भी पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है, और ये चर्चा में इसलिए रहा कि अभी हाल ही में इसको बहरीन देश को निर्यात किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र राज्य के। तो महाराष्ट्र राज्य को बहुत से जीआई टैग मिले हैं अभी 2022 और 2021 में, जिसमें से एक ध्यान रखना बाड़ा कोलम चावल है, जिसको जिनी चावल या झिनी चावल भी कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके अलावा सफेद प्याज जो कि अलीबाग जिला में होती है, तो इसको अलीबाग प्याज भी कहते हैं या सफेद प्याज। ये औषधीय गुणों से भरपूर है और ये सफेद प्रकार का प्याज होता है। इसमें जो तीखापन होता है वो कम होता है, आंखों में आंसू जो आते हैं प्याज के काटने से वो सब नहीं होता है। ये सब विशेषताएं हैं, इसलिए इसको मिला है वहां का जीआई टैग। इसके अलावा धोड़वाल सपोटा, जिसको एक प्रकार का चीकू है ये, और ये पालघर जिला में होता है महाराष्ट्र में, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। अल्फांसो आम, आमों का राजा कहलाता है अल्फांसो आम, तो इस आम को भी आपको महाराष्ट्र के लिए जीआई टैग मिला है। ये काफी पुराना है, 2021 या 2020 में इसको मिल चुका था, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। एक और आम है हाफूस आम, सिंधुदुर्ग जिला में होता है हाफूस आम। तो ये दोनों ही आम आपके कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। आगे देखते हैं जलगाम केला, ठीक है। जलगाम केला जो है उसको कहाँ का जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र का। जबकि एक आगे आएगा आपको मोइरा केला, मोइरा केला, तो दो केले हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो मोइरा केला जो है वो आपका गोवा का है, तो इसको आपको दोनों को अलग अलग याद रखना है जिससे कि एक दूसरे में कंफ्यूजन ना हो। तो मोइरा केला कहां का है, गोवा का, जबकि यहां पर कौन सा है, जलगाम केला। अगला है सांगली हल्दी। हल्दियां बहुत सी हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो उसकी चर्चा हम एक साथ बाद में करेंगे, यहां हम राज्यों के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखना सांगली हल्दी कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, और एक और जीआई टैग है कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुरी चप्पल को केवल महाराष्ट्र को अकेला नहीं मिला है, साथ में कर्नाटक को ही मिला है। तो ध्यान रखना कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को संयुक्त रूप से मिला है इसका कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग। आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में देखो एक प्याज है रोज प्याज। सफेद प्याज कहां का है, महाराष्ट्र का, जबकि रोज प्याज ये बंगलुरु जिला में आपका मिलेगा कर्नाटक में, तो रोज प्याज, ठीक है। इसके अलावा गुलबर्गा तूर दाल, या इसको हम लोग कलबुर्गी तूर दाल भी कहते हैं, क्योंकि हाल ही में गुलबर्गा का नाम बदल के क्या हो गया है, कलबुर्गी। तो दोनों को आप ध्यान रखना। अच्छा, गुलबर्गा ध्यान रखना, गुलमर्गा अगर होगा तो वो अलग है। जो गुलमर्गा है वो कहां पर है, वो आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा, गुलमर्गा।
अरे यार, गुलमर्गा। गुलमर्गा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जबकि यहाँ पे क्या है, गुलबर्गा। ये जिला कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक का जिला है, जिसका नया नाम क्या हो गया है, कलबुर्गी। तो गुलबर्गा तूर दाल कहेंगे या फिर हम लोग कह देंगे कलबुर्गी तूर दाल। इसके अलावा कुछ कॉफियां हैं, 3 कॉफियां हैं, बाकी 2 कॉफी और हैं जिनको हम बाद में चर्चा करेंगे। एक तो अराकू घाटी अरेबिका कॉफी, वो आपकी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। और एक आपकी है वायनाड रोबस्टा कॉफी, वो आपकी केरल की है, तो बाद में हम चर्चा करेंगे। बाकी 3 मुख्य कॉफियां कहाँ की है, ये आपकी कर्नाटक की है जिनको जीआई टैग मिला है। आप इसको ऐसे याद रखना कि आपको पता ही है कि जो कर्नाटक राज्य है वो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटक में। तो जो जो भी कॉफियां हैं वो ज्यादातर उनको किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है, कर्नाटक के लिए, ठीक है। विश्व में आपको पता ही है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है, ब्राजील देश, ठीक है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहते हैं फेजेंडा। तो ये सब विश्व में आपको पूछा जा सकता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है वो कहाँ पे होती है, कर्नाटक में। जबकि चाय कहाँ होती है, असम में। तो यहां ध्यान रखना कि कुर्ग अरेबिका कॉफी, कुर्ग जिला है एक, कुर्ग जिला, और अरेबिका जो है वो एक किस्म होती है कॉफी की। कॉफी की 2 प्रमुख किस्में हैं बहुत फेमस। एक तो आपको अरेबिका किस्म मिलेगी, अरेबिका, और दूसरी जो किस्म है वो होती है रोबस्टा। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है जीके के तौर पर, रोबस्टा। तो अरेबिका और रोबस्टा ये दोनों किस्में क्या की हैं, ये कॉफी की हैं। तो इसमें से देखो, कुर्ग अरेबिका कॉफी, कुर्ग जिला है तो उसके नाम से ध्यान रखना। बाबा बूदनगिरी अरेबिका कॉफी, बाबा बूदनगिरी एक फारसी सूफी संत थे, और इनको माना जाता है कि भारत में कॉफी का जो प्रचार प्रसार है वो सब किसने किया, बाबा बूदनगिरी ने। और इनके नाम से कॉफी जो पहाड़ियां हैं वो भी पड़ती हैं कर्नाटक में, तो उसी से इसका नाम रखा गया बाबा बूदनगिरी अरेबिका कॉफी। अगला है चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी। चिकमंगलूर भी एक जिला है कर्नाटक में। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना, कुर्ग अरेबिका कॉफी, बाबा बूदनगिरी अरेबिका कॉफी और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी, तीनों अरेबिका कॉफी है, किस्म है ये आपकी, एक प्रकार की कॉफी की किस्म होती है अरेबिका कॉफी। अगला है सिरसी सुपारी, ये काफी पहले मिल चुका था इसको 2020 में, तो इसको भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो ये हो गए आपके कर्नाटक के जीआई टैग। आगे बढ़ते हैं। अगला है तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में नया मिला है नरसिंह पेट्टई नागास्वरम। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, और ये एक प्रकार से शहनाई के ऐसा वाद्य यंत्र होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिस कारण से इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अभी हाल ही में चमेली के फूल को भी जीआई टैग मिला है तमिलनाडु राज्य के लिए। तो दोनों ध्यान रखना, ये वाद्य यंत्र है नागास्वरम और चमेली का फूल। इसके पहले एक अदरक है कोडाई कनाल पहाड़ी अदरक। कोडाई कनाल पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है, नीलगिरी के आसपास के क्षेत्रों में। तो वहीं पर जो अदरक पाया जाता है तो वो विशेष प्रकार का उसमें गुणवत्ता होती है जिससे उसको जीआई टैग मिला है। तो कोडाई कनाल पहाड़ी अदरक। कोडाई कनाल आप अगर सुना हो जीएस में तो कई बार आप सुनेंगे। कोडाई कनाल कहाँ पर है, एक जगह है तमिलनाडु में, तो उसी के नाम से इसको मिला है। इसके अलावा इरोड़ हल्दी, ठीक है, इरोड़ हल्दी कहाँ पे, इसको इरोड़ हल्दी बोलते, और इसको हम लोग कह देंगे अपरदित हल्दी, ठीक है। इरोड़ चूंकि एक जगह है वहां पर, तो इसकी वजह से इसका नाम इरोड़ हल्दी है, बाकी इसको अपरदित हल्दी भी बोलते हैं। इसके साथ में आपको ध्यान रखना कई हल्दियां हैं, जैसे कंदमाल हल्दी उड़ीसा की है, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है। तो ऐसी कई हल्दियां हैं, तो आपको सब एक साथ याद रखनी है जिससे कि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। बाकी देखो, डिंडीगुल ताले ये कहाँ के हैं, डिंडीगुल जगह है तमिलनाडु में, तो वहां पर डिंडीगुल तालों को जीआई टैग मिला है। और कड़ंगी साड़ी, ताले अलीगढ़ के ही बहुत फेमस है यूपी में, तो ध्यान रखना वो अलग है। ये डिंडीगुल ताले कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। कड़ंगी साड़ी, तो कड़ंगी साड़ी भी यहाँ की है तमिलनाडु की। कांचीपुरम सिल्क, कांचीपुरम सबको पता है, कांचीपुरम कहाँ पर है, कांचीपुरम के मंदिर आपने सुने होंगे, तमिलनाडु में है। तो वहां का जो सिल्क है, सिल्क माने रेशम, तो वो उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी जो है सबको पता है कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तो वहां पर जो लौंग होती है उसको मिला है। कलमकारी पेंटिंग, वास्तव में कलमकारी जो चित्रकला है वो किस राज्य की सबसे ज्यादा फेमस है, तो आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अभी हम चित्रकला पढ़ाएंगे किसी दिन आपको,
तो उसमें बताएंगे कि जो कलमकारी चित्रकला है वो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की फेमस है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश की सीमा तमिलनाडु से लगती है, तो तमिलनाडु के बहुत से क्षेत्रों में भी जो कलमकारी पेंटिंग है वो फेमस है। तो जीआई टैग कहाँ के लिए मिला है, तमिलनाडु के लिए। ठीक है, तो कलमकारी जो चित्रकला है, पेंटिंग है, इसको हम लोग तंजौर पेंटिंग भी बोलते हैं। तो वो इसको जीआई टैग कहाँ के लिए मिला है, तमिलनाडु के लिए। अगला है कल्लाकुरुची, लकड़ी की नक्काशी। तो कल्लाकुरुची जो जगह है उसको लकड़ी की नक्काशी होती है उस पर, मदुरई जिला में, तो उसको मिला है। अगला है कांटेदार बैगन, बेल्लोर जिला जो पड़ता है तमिलनाडु में, तो कांटेदार बैगन के लिए जीआई टैग मिला है उसको। इसके अलावा बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने, बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। ठीक है, दो मिठाई आपको पहले बता चुका हूं मैं, सरभजा और सरपुरिया मिठाई, वो कहां की है, पश्चिम बंगाल की। और एक आपकी महिदाना मिठाई, वो भी कहां की है, पश्चिम बंगाल की। सरभजा या सरपुरिया एक तो ये हो गई, और दूसरी आपकी क्या हो गई, मिहिदाना मिठाई। ये दोनों आपकी कहां की है, पश्चिम बंगाल की। और यहां पे कोविलपट्टी कदलाई मिठाई ये कहां की है, तमिलनाडु की। अगली जो है त्रिभुवन साड़ी, देखो कड़ंगी साड़ी और त्रिभुवन साड़ी। इसके अलावा पलानी पंचमीर्थम प्रसादम, ये थोड़ा पुराना है लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण है। पलानी पंचमीर्थम जो प्रसाद है वो एक प्रकार का विशेष प्रसाद है जो कि 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। इसमें गाय का घी और शहद, लौंग और ऐसी 5 चीजें कुल मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था। इलायची भी मिलती है इसमें। तो ऐसी 5 चीजों को मिलाकर गाय का घी, गुड़, शहद, इलायची, ठीक है, और एक और चीज होगी, चलिए तो उसको भी याद नहीं आ रहा, 5वीं चीज, तो आप ध्यान रखना ये 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है और विशेष प्रकार का एक प्रसाद है। आगे देखते हैं गोवा। तो गोवा में देखो एक तो खोला मिर्च है, इस बार मिर्चों को बहुत जगह के लिए मिला है तो आप कंफ्यूज ना होना। एक डले खुर्सनी मिर्च है, वो भी बहुत चर्चा में रही सिक्किम की। तो इस प्रकार से मिर्चों को मैं बाद में एक साथ बताऊंगा आपको। तो खोला मिर्च जो है वो कहाँ की है, गोवा की। ठीक है, और एक मिर्च है हरमल मिर्च। कौन सी मिर्च है, हरमल मिर्च। तो खोला मिर्च और हरमल मिर्च ये दोनों मिर्च आपकी कहाँ की जीआई टैग मिला है इसको, तो ये मिला है आपको गोवा के लिए। ठीक है, इसके अलावा खाजे, खाजे एक प्रकार की मिठाई है, तो वो भी आपकी कहाँ की मिली है, गोवा की। ठीक है, और खाजे को इसके पहले बिहार राज्य के लिए भी जीआई टैग मिल चुका है, तो वो अलग खाजे हैं, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। यहां पर ये गोवा के खाजे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मिंदोली केला, या इसको हम लोग मोइरा केला भी कहते हैं। तो मिंदोली केला या मोइरा केला ये दोनों एक ही नाम है, और ये कहाँ का है, गोवा का। तो ये 4 चीजें ध्यान रखना आप। जबकि एक केला भी बताया था जलगाम केला, वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और मिंदोली केला या मोइरा केला जो है, आप ध्यान रखना कि इसके अलावा एक और अभी हाल ही में गोवा को नया जीआई टैग मिला है, वो है फेनी शराब। कौन सी, फेनी शराब। ये काजू से बनाई जाने वाली शराब है, काजू से बनती है, तो एक विशेष प्रकार की शराब है फेनी शराब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 चीजें हो गई, 4 चीजें ये और एक फेनी शराब। इसके बाद बिहार का देखते हैं। बिहार में देखो मिथिला जो क्षेत्र है, मिथिला, जहां पर माना जाता है कि सीता जी कहाँ की है, मिथिला की हैं। ठीक है, जनक जी को मिथिला नरेश कहते हैं, आपको पता ही है। तो मिथिला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये बिहार पर पड़ता है। बिहार और नेपाल की सीमा पर जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से पहले मिथिला राज्य हुआ करता था। तो मिथिला क्षेत्र बिहार में है, और मिथिला का जो मखाना है उसका जीआई टैग किसको मिला है, बिहार को। इसके अलावा सिलाव खाजा, ये एक प्रकार की मिठाई है। ठीक है, मैंने आपको कहा था खाजे जो गोवा के हैं वो अलग है, और यहाँ सिलाव खाजा या सिलाव खाजे बोलते, ये भी मिठाई है एक, और ये कहाँ की है, बिहार की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाही लीची, आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा लीची कौन उत्पादन करता है, बिहार। और बिहार में भी मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर लीची कह दें इसको, चाहे इसको हम लोग शाही लीची कह दें, तो ये बिहार की है। इसके अलावा जर्दालू आम, जर्दालू आम कहाँ का है, तो ये ब्रिटेन को भी हाल में निर्यात किया गया, इसलिए चर्चा में है। और जर्दालू आम कहाँ का है, बिहार का। जबकि 2 आम मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक तो आपका है
फॉसिलाम, फॉसिलाम कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। जबकि जो आपका एक कौन सा आम बताया था, हाँ अल्फांसो आम, तो अल्फांसो आम कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो इन दोनों आमों को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक आपको हाफुस आम भी बताया था, हाफुस आम, हाफुस, हाफुस, ये दोनों आपके कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। और ये आपका वेस्ट बंगाल का है। और बिहार का आपको हमने बताया ही है, जर्दालू आम। चलिए आगे चलते हैं। कतरनी चावल, चावल भी बहुत जगह को जीआई टैग मिला है, तो इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे कि और कहां कहां मिला है। अभी हाल ही में आप ध्यान रखें, कतरनी चावल बिहार। मगही पान, ठीक है, मगही, मगह जो क्षेत्र है मगध, उससे शब्द ये आप ध्यान रखना, जहां भी मगही शब्द है वो समझ लो बिहार संबंधित है। तो मगही पान। एक और पान मिला है अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश का जो महोबा जिला है, वो महोबा जिला में आपका एक पान है देसावरी पान, उसको भी मिला है। तो दोनों को आप एक साथ याद रखना, मगही पान और देसावरी पान, ठीक है। अगला है मधुबनी पेंटिंग। तो ये सबको पता है मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार की। चलिए, तो इतनी चीजें बिहार की हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगला है झारखंड। तो झारखंड में केवल एक चीज ध्यान रखना है आपको, सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग। तो ये एक कैनवास पर की जाने वाली पेंटिंग है विशेष प्रकार की। तो सोहराई खोवर पेंटिंग ध्यान रखना कहाँ की है? झारखंड की। यूपी का देख लेते हैं। तो मैंने अभी पिछले आपको बताया था, जो मगही पान है वो बिहार का है, जबकि देसावरी पान जो है वो कहाँ का है? महोबा का। महोबा यूपी का सबसे छोटा जो है जिला है, तो इसकी चर्चा आपने सुनी होगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, देसावरी पान ये बहुत फेमस है महोबा का, अभी यहाँ पर बहुत कम होता है। मेरे तो बगल के जिला पड़ता है महोबा, और यहाँ के आपको पता है आला उदल की कहानी बहुत फेमस है, तो इस वजह से ये महोबा उन्हीं के लिए फेमस है। अगर इसकी जो मार्केटिंग करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं कि इसी को खाकर देखिए भाइयों, आप खरीदिए देसावरी पान, खाइए, इसको खाकर ही आला उदल ने बड़ी वीरता दिखाई और बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया। आला उदल की जा नगरी, जौहर इते को पानी है, महोबे की अजब कहानी है। भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट वोटी गिरे खेत में, उठ उठ मुंड करें तकरार। मरे के नीचे जिंदा लोग गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए, बड़े लड़ैया महवा वारे, इनकी मार सही ना जाए, एक खा मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो इस तरीके के गाना सुना सुना कर अगर इस पान को बेचेंगे कि देखिए महोबा का पान खरीदिए, तो शायद और भी बिक्री बढ़ जाए, क्योंकि काम भी यही है जीआई टैग का कि मार्केटिंग बढ़ाना, मार्केटिंग करना किसी भी चीज की। चलिए, तो खैर ये महोबा का पान है। इसके अलावा टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ का है? गुजरात का। टेराकोटा एक प्रकार से मिट्टी के खिलौने जो हैं उनको कहते हैं टेराकोटा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। रतौल आम, ठीक है, आम बहुत से हो गए आपको मैंने पहले बताए हैं, यहाँ पर रतौल आम कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मऊ साड़ी, ठीक है, मऊ जिला जो है वहां पर साड़ी होती है, उसको मिला है। बाकी बनारस हैंड ब्लॉक पेंटिंग, तो ये तो याद रखना ही नहीं है, जहां भी बनारस आए तो आपको पता है कि बनारस कहाँ? यूपी में। तो ये तो कोई जरूरत नहीं है सीखने की, क्योंकि याद रहेगा, और बनारस लिख के जरूर आएगा क्योंकि बनारस की है। तो बनारस हैंड ब्लॉक पेंटिंग। चुनार बलुआ पत्थर, ये इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर में है चुनार बलुआ पत्थर, इसके द्वारा बहुत सी प्राचीन इमारतें ही बनाई गई हैं, तो इसलिए ध्यान रखना चुनार बलुआ पत्थर। और मिर्जापुर का जो पीतल का बर्तन है वो भी है। तो मिर्जापुर आपको पता ही है कहां पर है? यूपी में। तो नाम आएगा तो सीधा याद ही रहेगा हमें। आगे देखते हैं, चलिए जल्दी। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को गुच्छी मशरूम जो है, मशरूम आपको पता है एक प्रकार से बहुत प्रोटीन से भरपूर एक पदार्थ होता है, या कह दें कि प्रोटीन से भरपूर एक पौधा होता है जिसको हम लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं। तो जो गुच्छी मशरूम है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बहुत महंगा बिकता है, लगभग 1800 रुपये का 500 ग्राम मिलता है, 3600 रुपया किलो, ठीक है। तो ये बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, इसलिए इसको कहाँ का जीआई मिला? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर का केसर तो बहुत फेमस है, ये तो आपको ध्यान ही रहेगा कि जम्मू कश्मीर का केसर, सेफ्रॉन बोलते इसको। और बिलो लकड़ी, आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा जीके में अगर, कि जो क्रिकेट के बैट है, क्रिकेट का बल्ला, तो उसको बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है? बिलो लकड़ी का। और बिलो लकड़ी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कश्मीरी बिलो, ठीक है, कश्मीरी बिलो, तो जो कश्मीर में पाई जाने वाली बिलो लकड़ी है उसको बोलते हैं कश्मीरी बिलो। और एक होती है आपकी इंग्लिश बिलो, जिसको हम लोग बोलते हैं
इंग्लिश बिलो। तो ये यूरोप के देशों में जो लकड़ी पाई जाती है उसको बोलते हैं इंग्लिश बिलो। तो आप ध्यान रखना कि दो प्रकार की होती है। तो कश्मीर की जो बिलो लकड़ी है उसको जीआई टैग मिला है। और पश्मीना शॉल, पश्मीना नामक जो है वो एक बकरी की किस्म होती है, एक बकरी की किस्म होती है, इसको बोलते हैं हम पश्मीना बकरी। तो उससे जो ऊन निकाली जाती है, आपको पता हो कि भेड़ों के अलावा बहुत सा ऊन बकरियों से प्राप्त होता है, खरगोशों से भी बहुत उच्च क्वालिटी का उच्च दर्जे का जो है ऊन प्राप्त होता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो पश्मीना शॉल है पश्मीना बकरी से बनाया जाता है, पश्मीना शॉल। तो इतनी चीजें जो है जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। आगे देखते हैं नागालैंड। तो नागालैंड को केवल एक ही चीज का मिला है, नागा खीरा। ठीक है, इसको मीठा खीरा भी कहते हैं, मीठा खीरा। ठीक है, मीठा खीरा। तो इसको आप ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में इदू मिस्मी कपड़ा, इदू जनजाति होती है, ठीक है, मिस्मी जनजाति। तो आप ये मिस्री नहीं है, मिस्मी है, ठीक है, इदू मिस्मी, इदू मिस्मी कपड़ा। ठीक है, तो मिस्री लग गया है उसको, आप सुधार लेना। अगला है केरल। तो केरल जो राज्य है उसको अभी हाल ही में एक नीलांबर जो है वो सागौन के वृक्ष है, तो नीलांबर के सागौन वृक्ष को मिला है। इसके अलावा बाकी जो आप नाम है तो ऐसे ट्रिक के साथ याद रखना आप लोग कि जो केरल के बाकी नाम है जैसे तिरूर पान, देखो 3 पान हो चुके हैं। पहला आपको बताया था मगही पान बिहार, दूसरा आपको क्या बताया था उत्तर प्रदेश का महोबा का कौन सा पान, देसावरी पान, और तीसरा है तिरूर पान। जहां भी लास्ट में रूर मिले, ऊर यूर रूर, ये सब आपके केरल के नाम हो गया अधिकतर, ऐसे आप याद रख सकते। तिरूर पान केरल का। इसके बाद एड्यूर मिर्च, तो देखो तिरूर पान, एड्यूर मिर्च। अब जब मिर्च खाएंगे एड्यूर तो हमें फिर मीठा खाना पड़ेगा कोई, तो मरियूर गुड़, तो मरियूर गुड़। तो देखो तिरूर, एड्यूर, मरियूर, कुन्नूर, तो देखो सारे नाम आपको मिलते जुलते हैं। तो तिरूर पान, एड्यूर मिर्च, मरियूर गुड़, ये एक प्रकार के ऐसा गुड़ है इसमें कोई रसायन का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल देसी तौर पर इसको बनाया जाता है, तो ये बहुत फेमस है, एड्यूर मिर्च, मरियूर गुड़। और कुन्नूर या कुट्टियाटूर भी बोलते हैं इसको, कुन्नूर आम बोल दें, चाहे कुट्टियाटूर आम बोल दें, चाहे नाम्बियार आम बोल दें। ठीक है, कुन्नूर जिला में पाया जाता है इसलिए इसको कुन्नूर आम बोलते। बाकी ये भी नाम आपके तीनों नाम है इसके, कुन्नूर आम बोलते, कुट्टियाटूर आम बोल दें, या फिर नाम्बियार आम बोल दें। ठीक है, तो ये आम है। आम देखो 4 हो चुके हैं, पहले भी मैंने बताया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबको अलग अलग ध्यान रखना है। बाकी वायनाड रोबस्टा कॉफी, वायनाड एक जिला है जहां से वर्तमान में राहुल गांधी लोकसभा सदस्य हैं। 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक तो अमेठी से, तो अमेठी से हार गए थे वो, स्मृति ईरानी जीत गई थी वहां से। और फिर उन्होंने दूसरा चुनाव दूसरी जगह से कहां से लड़ा था, वायनाड से। ठीक है, तो ध्यान रखना वायनाड जगह है जो वो केरल में है, और इसलिए वहां की जो एक कॉफी है उसको बोलते हैं वायनाड रोबस्टा कॉफी। रोबस्टा जो है वो किस्म होती है कॉफी की, मैंने पहले बताया। तो आप ध्यान रखना कि 3 कॉफी में पहले बता चुका हूं, कुर्ग अरेब का कॉफी, चिकमंगलूर अरेब का कॉफी, बाबा बूदनगिरी अरेब का कॉफी, वो तीनों कहाँ की है, कर्नाटक की। और ये वायनाड रोबस्टा कॉफी कहाँ की है, केरल की। और एक और है आपकी अराकू घाटी अरेब का कॉफी, तो वो कहाँ की है आपकी, आंध्र प्रदेश की। यहां लिखा है देखो अराकू घाटी अरेब का कॉफी। तो इतनी कॉफियां हैं बस, ये सारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा राजस्थान की सूरत मेहंदी है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से ही उगाई जाती है, प्राकृतिक वर्षा के द्वारा इसको पानी दिया जाता है, और ये इसकी एक विशेषता होती है। तो सूरत मेहंदी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे है जो वो अब ध्यान रखना असम। असम की अभी हाल ही में जुड़ीवा राइस वाइन, चावल से बनाई जाने वाली जो शराब है जुड़ीवा राइस वाइन, असम की एक जनजाति है दिमासा, तो उस जनजाति के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना जुड़ीवा राइस वाइन असम की। और अभी हाल ही में जो गोवा का है वो कौन सी है, फेनी शराब। तो शराब 2 जगह की हो गई, फेनी शराब गोवा की है, ठीक है, और ये जुड़ीमा राइस वाइन कहाँ की है, असम की। और काजी नींबू ये भी अभी हाल ही में असम को मिला है। तेजपुरा लीची, देखो शाही लीची कहाँ की है, बिहार की, जिसको हम लोग मुजफ्फरपुर की लीची बोलते हैं, क्योंकि तेजपुरा लीची कहाँ की है, असम की। बोकासोल चावल, बोकासोल चावल कहाँ के हैं, ये असम के हैं। ये इनकी विशेषता है कि इनको बिना पकाए खा सकते, थोड़ा पानी में भिगो देंगे तो उतने में ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने लायक। तो ध्यान रखना चावल भी आप ध्यान रखना, क्योंकि चावल की भी बहुत ज्यादा जीआई टैग मिले हैं। आगे देखते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा को देखो कंधमाल हल्दी के लिए मिला है, ठीक है,
तो हल्दियां काफी हो चुकी हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना होना, इसको ध्यान रखना। कंदमाल हल्दी कहाँ पर है? उड़ीसा की। और रसागोला, रसगुल्ला एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन रसगुल्ला नाम आएगा तो आपको पश्चिम बंगाल रखना है, जबकि ये रसागोला है, ये रसगुल्ला से थोड़ा भिन्न होता है। अक्सर वैसे आपको पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एक ही चीज देंगे, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो चूंकि ये रसगोला है और रसगुल्ला के लिए पश्चिम बंगाल को ही मिला था पिछली बार, ठीक है। और ये रसागोला ध्यान रखना आप, जो पश्चिम बंगाल को मिला था वो रसगुल्ला है, ठीक है, वो रसगुल्ला है और ये रसगोला है। अगला गुजरात में, तो गुजरात का पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, पेठापुर जगह जो है वहां पर ब्लॉक पेंटिंग होती है, मतलब लकड़ी के जो ब्लॉक होता है उसमें बनाई जाने वाली, इसको हम लोग वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक भी कहते हैं या पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। अगला अभी हाल ही मिला है भालिया गेहूं। भाल क्षेत्र जो है गुजरात का, वहां पर उगाया जाता है भालिया गेहूं, तो इसका इसलिए नाम पड़ा है भालिया गेहूं। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश, तो जल्दी से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में विशेष प्रकार के, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में बर्फ जमी रहती है बराबर, तो वहां पर जो ऊनी मोजे और दस्ताने होते हैं विशेष प्रकार के बनाए जाते हैं लोगों द्वारा, तो ऊनी मोजे व दस्ताने। और चंबा चप्पल, चंबा घाटी है जो कि कहां पर है आपकी? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, चंबा घाटी। तो ध्यान रखना चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, वही उसी क्षेत्र में विशेष प्रकार की चप्पल बनाई जाती है, उसको बोलते हैं चंबा चप्पल। और काला जीरा, ये तीनों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। चलिए अगला है सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य को एक मिर्च के लिए मिला है डले खुर्सनी मिर्च, विश्व की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है, तो मुख्य रूप से इसको सिक्किम के लिए मिला है, लेकिन ऐसा माना गया है कि पश्चिम बंगाल को और इसको संयुक्त रूप से मिला है। तो आपको अगर पेपर में एक राज्य पूछा है तो आप मेन रूप से क्या ध्यान रखेंगे? सिक्किम। और कभी ऐसा पेपर में आए कि और किसी को क्या साथ में मिला है, तो फिर आप ध्यान रखना कि ये दोनों ही सम्मिलित रूप से मिला है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तेलंगाना राज्य को तेलिया रूमाल, तो देखो याद करने में आसानी होगा, तेलंगाना तेलिया, तो एक प्रकार से तेल का प्रयोग करके बनाया जाने वाला एक रूमाल है, इसमें ये बहुत मुलायम होता है और विशेष प्रकार की इसमें एक गंध होती है, तो तेलिया रूमाल हो गया। इसके अलावा आदियावाल ढोकरा, ये एक मेटल क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट मतलब ये धातु से बनाया जाने वाला एक प्रकार का आइटम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आदियाबाद ढोकरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जितने भी सॉल हैं वो सब लगभग कहाँ के हैं? केवल पश्मीना सॉल को छोड़कर। पश्मीना सॉल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बाकी कोई भी सॉल आ जाए, यहाँ और भी एक दो सॉल थे मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि ये सॉल कोई भी आए, पुआचेई सेल सॉल, हमराम सॉल, पंडुअम सॉल, या जो भी सॉल आ जाए वो सब कहाँ के हैं? मिजोरम के। आगे मध्य प्रदेश के हैं, तो कड़कनाथ मुर्गा ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा जो है उसको मिला था 2020 में मिला था, इसको काफी समय हो गया, लेकिन चूंकि एक ही है और बहुत फेमस है यहाँ का, अभी हाल ही में जो मिला है, तो इसको ध्यान रखना आप, कड़कनाथ मुर्गा। एक प्रकार का काला मुर्गा होता है, इसका जो मुर्गा है ये बहुत महंगा बिकता है, तो ये इसकी विशेषता है। उत्तराखंड में चिउरा तेल, ठीक है, तो चिउरा तेल को कहाँ का मिला है? उत्तराखंड का जीआई टैग मिला है। तो बस यहाँ तक हमारे जीआई टैग सारे खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा और आप इसको लिखकर अच्छे से याद करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर आप एक काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जितनी भी मिर्च है उन सबको आप एक साथ एक जगह लिख लेंगे, और चावल जितने हैं, हल्दी जितनी है, कॉफी जितनी है, मतलब जो दो से अधिक जो आपको जीआई टैग एक से मिलेंगे, जैसे चावलों के 4-5 हैं, हल्दी के 4-5 हैं, आम के 4-5 हैं, तो और कॉफी के हैं, तो इनको आप अलग से लिखकर अपनी नोटबुक में और फिर उसको पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है उनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। तो चलिए यहीं पर अपनी क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों ने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने व्यूज हमें जरूर बताएं कि आपको इसमें और किस किस चीज में आपको वीडियो चाहिए है और क्या क्या आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूं। तो बाकी आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।